नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माकं यूट्यूब चैनल लखनमाली इत्यस्य उपरि भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं शिवराज विजयः इत्यस्मिन् विषये पठामः। शिवराज विजयम् इत्यस्मिन् विषये वयं पठामः, अग्रिम चलामः। इदानीं शिवराज विजयम् इत्यस्मिन् विषये पठामः। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं शिवराज विजयम्। इससे पहले हमने कंप्लीट 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, संस्कृत जिनके पास विषय है, उनके लिए कंप्लीट हमारे चैनल पर सब कुछ मैटर, पूरा का पूरा मैटर आपको अच्छे से मिलेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से। चाहे वो साहित्य का मैटर हो, चाहे वो व्याकरण का मैटर हो, चाहे आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ हैं उनसे संबंधित हो, चाहे आपके कोई भी टॉपिक वैदिक साहित्य का हो सकता है, किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, कंप्लीट आपको एक ही जगह पर सारा कुछ मैटर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी से आपके लिए इस पर मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से आपका 2021 में बोर्ड का पेपर हो सकता है। उसकी कुछ संभावित प्रश्नों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रकार से व्याख्या के रूप में समझाया जाएगा। तो चलिए जुड़ जाइए फटाफट आप भी, और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे शिवराज विजयम के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं शिवराज विजयम यहाँ लिखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, शिवराज विजयः पंडितेन अंबिकादत्त व्यासेन विरचितः संस्कृत साहित्यस्य प्रथम उपन्यासः अस्ति। मतलब इसका सीधा सा हो गया कि शिवराज विजय पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा विरचित संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि भाई एक तो प्रथम उपन्यास है। तो आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि संस्कृत साहित्य से प्रथम उपन्यासः क अस्ति, तो आपको लिखना होगा शिवराज विजयः। मतलब शिवराज विजय आपकी संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। तो पहला प्रश्न तो ये हो सकता है कि भाई ये किस विधा का है, तो इसमें आपको लिखना होगा उपन्यास है ये, ठीक है। और फिर दूसरा बन सकता है कि संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे माना जा रहा है, तो वो आपका शिवराज विजयम ही नाम आता है। अब देखते हैं आगे। आगे लिखा है, उपन्यास है सर्वथा एका नव विधा अस्ति। कहते हैं कि उपन्यास सर्वथा एक नवीन विधा है, ठीक है। एक नवीन प्रकार की एक रचना है। नवीन विधा, नव विधा का मतलब नवीन रचना है, ठीक है, उपन्यास। आगे लिखते हैं, संस्कृत जगति उपन्यास लेखनम अनुदित साहित्येन सह प्रादुर्भूत। मतलब संस्कृत जगति यानी संस्कृत जगत में उपन्यास लेखन या उपन्यास को लिखना, ठीक है, उपन्यास का लेख अनुदित साहित्येन सह प्रादुर्भूत, ठीक है। यानी कि जो हमारी और साहित्य हैं, अनुदित साहित्य है ना, उनके साथ ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है, वहां से ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। अनुदित साहित्य के साथ ही इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। किसका? उपन्यास लेखन का। कहाँ पर? संस्कृत क्षेत्र में या संस्कृत जगत में, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब अगली पंक्ति में देखते हैं बच्चों। लिखा है, अयम शिवराज विजयः संस्कृतस्य प्रथमः ऐतिहासिकः उपन्यासः अस्ति। यह व्यास महाभागेन 1870 ईस्वीय वर्षे लिखितः। मतलब हुआ, यह शिवराज विजयः संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। यह यानी जो व्यास महाभागेन यानी व्यास महाभाग के द्वारा, व्यास महोदय के द्वारा 1870 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। तो यह कब लिखा गया बच्चों? यहाँ से प्रश्न आपका सीधा सीधा बन जाता है। तो 1870 ईस्वी में लिखा गया। तो फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है, केन लिखितम, किसके द्वारा लिखा गया? तो उत्तर हो जाएगा व्यास महाभागेन लिखितम, ठीक है। अब उसके बाद में आ सकता है आपका प्रश्न, संस्कृतस्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासः कः मन्यते। संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो आपको उत्तर लिखना होगा शिवराज विजयः। तो हम साथ साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि आपका प्रश्न कैसे बन सकता है, आपको साथ में उत्तर भी बता रहे हैं। चलिए, यहाँ तक आपने देख लिया कैसे प्रश्न बन सकते हैं और क्या उनका उत्तर हो सकता है। आगे चलिए। आगे लिखा है, अयम ग्रंथः एकोनविंशत्याः शताब्द्याः सर्वश्रेष्ठः सुललिताः गद्यग्रन्थः अस्ति। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। देखिए, लिखा है कि अयम ग्रंथः यानी यह ग्रंथ
एकोनविंशत्याः शताब्द्या, शताब्द्या मतलब एकोनविंशत्या का मतलब हुआ, एकोनविंशति को हम कहते हैं 19, यानी 19वीं शताब्दी का यह सर्वश्रेष्ठ सुललित गद्य ग्रंथ है। सुललित का मतलब है जो बहुत ही सुंदर दिखता हो, सुंदर लगता हो, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा हो उसको सुललित कहते हैं। तो आपको इसमें समझना है कि यह ग्रंथ 19वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ सुललित गद्य ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है बच्चों? गद्य ग्रंथ है, सुललित गद्य ग्रंथ है, ठीक है। आगे है यद्यपि व्यास महोदयस्य है, यद्यपि व्यास महोदयस्य है 78 रचनाः सन्ति। कहते हैं कि यद्यपि व्यास महोदय की 78 रचना हैं। कितनी हैं? 78 रचनाः सन्ति, यानी 78 रचना हैं। परंतु एतस्य यशः शिवराज विजये एव प्रतिष्ठापूर्वकम अवलंबितमस्ति। मतलब देखो आगे कहते हैं कि व्यास महोदय की 78 रचना हैं, परंतु एतस्य यशः, किंतु इसका यश, एतस्य यशः यानी इसका यश शिवराज विजये एव, शिवराज विजय में ही, यानी शिवराज विजय जो उपन्यास है इसमें ही प्रतिष्ठापूर्वकम अवलंबितम अस्ति, यानी प्रतिष्ठापूर्वक इसी में अवलंबित है, इसी में आश्रित है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाता है बच्चों कि यद्यपि व्यास महोदय की 78 रचनाएं हैं, परंतु एतस्य यशः यानी इनका यश शिवराज विजय में ही प्रतिष्ठापूर्वक अवलंबित है, यानी इसी में आश्रित है, इसी में अवलंबित है, यह इसका मतलब हो जाता है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से लिखा है शिवराज विजयस्य रचनाकारस्य पंडितस्य अंबिकादत्त व्यासस्य जन्म, अंबिकादत्त व्यासस्य जन्म 1915 संवत्सरे चैत्र शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तिथौ जयपुरे अभवत। मतलब यहाँ पर आपको संकेत किया जा रहा है कि इसके लेखक कौन हैं, उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 3 प्रकार के यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। शिवराज विजयस्य रचनाकारस्य पंडितस्य अंबिकादत्त व्यासस्य, यानी शिवराज विजयम रचना के रचनाकार पंडित अंबिकादत्त व्यास। पहला प्रश्न तो यहाँ से तैयार हो गया कि शिवराज विजय रचना या लेखक क या रचनाकार क, तो उत्तर होगा अंबिकादत्त व्यास है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, तो आपका दूसरा सवाल हो जाता है। तो इनका जन्म हुआ है 1915 संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष में, ठीक है। कब हुआ है? 1915 संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष में अष्टम्याम तिथौ, अष्टमी तिथि को हुआ। और कहाँ हुआ, ये आपका अगला सवाल है। तो जयपुरे अभवत, तो इनका जन्म जयपुर में हुआ। ये एक ही पंक्ति में सारी बातें लिखी हुई हैं बच्चों। तो आशा करते हैं यहाँ तक ये बात आप समझ गए होंगी। शिवराज विजय के रचनाकार पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म 1915 संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को जयपुर में हुआ। ये बात आपने यहाँ से समझ ली है। अब हम आगे देखेंगे, आगे और क्या इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है जहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है, एक एक को हम बता रहे हैं। देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं हम। यहाँ से देखिए, अस्य पूर्वजाः पाराशर गोत्रीयाः ब्राह्मणाः आसन्, ये जयपुरतः पूर्वस्याम दिशि स्थितेः मानपुरा नामके ग्रामे न्यवसन्। मतलब अस्य पूर्वजाः यानी इसके पूर्वज, किसके पूर्वज बच्चों? अंबिकादत्त व्यास के पूर्वज। तो अस्य पूर्वजाः, इसके पूर्वज पाराशर गोत्रीय ब्राह्मणः आसन्, यानी पाराशर गोत्र के ब्राह्मण थे। ये अलग गोत्र होते हैं, अलग अलग। तो पाराशर गोत्र के ब्राह्मण थे ये, यानी जो, ठीक है, यहाँ लिख रहा है ना ये। तो जो जयपुरतः यानी जयपुर से, जो जयपुर से पूर्वस्याम दिशि स्थिते मानपुरा नामके ग्रामे न्यवसन, यानी जयपुर से पूर्वस्याम दिशि यानी पूर्व दिशा में स्थित मानपुरा नाम के गांव में रहने लग गए, यानी वहां पर रहने लगे। कहाँ पर रहने लगे बताइए बच्चों? तो ये रहने लगे पूर्व दिशा में स्थित मानपुरा नाम के गांव में रहने लगे। अब आपसे यहाँ प्रश्न बन सकता है कि अंबिकादत्त व्यास के पूर्वज किस गोत्र के थे? तो पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण थे।
ऐसे हमें यहाँ पर याद रखना होगा। तो हम बता रहे हैं कि भाई हर लाइन में यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, इसलिए आपको, हाँ, हालांकि हम आपको अलग से नोट्स बना देंगे जिसमें आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से सारे नोट्स पीडीएफ में उपलब्ध करवा देंगे। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, और कैसा लगता है ये भी हमें बताया करो कमेंट करके द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर देखिए, पश्चात ते वाराणसीम गत्वा तत्रैव अवसन, यानी उसके बाद में ते वाराणसीम गत्वा, वे वाराणसी में जाकर के तत्रैव अवसन, वहीं पर रहने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो वाराणसी में चले जाते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं। कौन? अंबिका दत्त व्यास के वंशज। आगे देखते हैं, आगे लिखता है, अंबिका दत्त व्यासस्य पिता पंडितः दुर्गादत्त व्यासः एकः कुशलः कथावाचकः आसीत्। देखो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर आपके लिखी है। क्या लिखते हैं? अंबिका दत्त व्यास के पिता पंडित दुर्गादत्त व्यास एक कुशल कथावाचक थे, यानी कथा का वाचन करते थे, बहुत ही अच्छे कुशल वक्ता थे वो। ठीक है, तो यहां से हमारा सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है बच्चों, अंबिका दत्त व्यास से पितुः नाम किम, अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको बताना होगा अंबिका दत्त व्यास से पितुर नाम दुर्गादत्त व्यास। ठीक है, ऐसे आपको बताना होगा। अगला प्रश्न बन सकता है कि अंबिका दत्त व्यास से पिता कह आसीत, कौन थे? तो आपको लिखना होगा एक कुशल कथावाचक आसीत, एक कथावाचक थे, एक कुशल कथावाचक थे, ऐसे आपको बताना होगा। तो ऐसे करके हर लाइन से हम आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाएंगे, आप छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हो सकता है 2 वीडियो के अंदर पूरा पाठ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको हर लाइन से प्रश्न जो बन रहा है उसको हम साथ साथ में बताएंगे, जिससे कि आपका पूरा पाठ क्लियर होगा, हर प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा साथ में। चलिए आगे देखते हैं। पंडितः अंबिका दत्त व्यास है बाल्यकालादेव बहु प्रतिभाशाली आसीत। पंडित अंबिका दत्त व्यास बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, यानी बहुत ही अच्छे पढ़ने में थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कौन? पंडित अंबिका दत्त व्यास। आगे लिखते हैं, सह बहुभाषाविद आसीत, कहते हैं कि वह बहुभाषाविद थे, यानी बहुभाषाविद का मतलब होता है अनेक भाषाओं को जानने वाले थे, अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था, जैसे संस्कृत का ज्ञान था, हिंदी का, अंग्रेजी का, ठीक है ना, और भी कई भाषाओं को वो जानते थे, इसीलिए लिखा है से बहुभाषाविद आसीत, वे अनेक भाषाओं को जानने वाले थे। आगे हम बताएंगे आपको कौन कौन सी भाषाएं मुख्य रूप से वो जानते थे अच्छे से। लिखते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदीनां भाषाणाम उपरि समान रूपेण एकाधिकार आसीत। कहते हैं कि इनका, पंडित किनका? अंबिका दत्त व्यास जी का हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं के ऊपर समान रूप से एकाधिकार था, यानी समान रूप से वो जानते थे। जिस प्रकार हिंदी जानते थे उसी प्रकार संस्कृत भी जानते थे, जिस प्रकार संस्कृत का ज्ञान था उसी प्रकार अंग्रेजी और बांग्ला भी जानते थे वो। तो इस प्रकार समान रूप से उन पर एकाधिकार था, ऐसा यहां पर संकेत किया जा रहा है। आगे देखते हैं, तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है बच्चों। कैसे? यहां से बन सकता है कि अंबिका दत्त व्यास का किन किन भाषाओं पर समान रूप से एकाधिकार था। तो आपको बताना होगा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला इत्यादीनां भाषाणां उपरि समान रूपेण एकाधिकार आसीत्। कस्य? पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य। ठीक है, अब देखो आगे लिखते हैं, न्याय व्याकरण वेदांतादिषु विविध दर्शनेषु अस्य असाधारण गति आसीत्। न्याय व्याकरण वेदांत आदि विविध दर्शनों में अस्य असाधारण गति आसीत, इनकी असाधारण गति थी, यानी इसमें असाधारण थे। किसमें? न्याय व्याकरण वेदांत आदि अनेक दर्शनों में बहुत ही बड़े विद्वान थे और असाधारण गति को धारण करने वाले थे। कौन? पंडित अंबिका दत्त व्यास। इस प्रकार यहाँ पर हर लाइन में उनके बारे में बताया जा रहा है, उनकी कृतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, हर लाइन से प्रश्न आपका बन रहा है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कविता कलायाम ईदृशाः प्रवीणः आसीत् यत् एक घटिकायामेव शतश्लोकानां रचनां कर्तुं समर्थः। बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि कविता कलायाम ईदृशाः प्रवीण आसीत, कहते हैं कि कविता कला में तो इस तरह से प्रवीण थे वो,
कविता कला में तो इस तरह से प्रवीण थे कि एक घटिकायामेव यानी एक घटिका में ही, एक घटी के अंदर ही शतश्लोका नाम रचनाम कर्तुम समर्था, लगभग 100 श्लोकों की रचना करने में समर्थ थे वो। एक घटिका यानी एक घंटे के अंदर ही, एक घटी के अंदर ही वो लगभग 100 श्लोकों की रचना कर लिया करते थे। इतने प्रवीण थे कविता के अंदर। तो अब देखो कितने बड़े विद्वान होंगे जो एक घटी के अंदर ही लगभग 100 श्लोक बना लेते थे, नए रचना कर लेते थे। बहुत ही अच्छी और असाधारण प्रतिभा थी उनके अंदर। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको शिवराज विजयम उपन्यास के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर अंबिका दत्त व्यास के विषय में, उनकी कृतियों के विषय में, उनके कार्यों के विषय में और उनके संबंधित जो भी विशेष है उसके विषय में हम जान रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। लिखा है शत प्रश्नान अविच्छिन्न काल व्यवधानेन एक बारमेव श्रुत्वा तेषाम उत्तरम ततक्रमेण एव दातुम अद्भुता क्षमता आसीत, अतएव सह शतावधानिक घटिका शतकम इत्यादि भी उपाधि भी ही विभूषितः। बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी बातें लिखी गई हैं। कहते हैं कि शत प्रश्नान अविच्छिन्न काल व्यवधानेन, यानी 100 प्रश्नों को वो अविच्छिन्न काल व्यवधानेन एक बारमेव श्रुत्वा, यानी लगातार बिना विच्छिन्न समय के, लगातार बिना व्यवधान के एक बार ही सुनकर, एक बार में ही सुनकर के तेषाम उत्तरम ततक्रमेण एव, उनका उत्तर उसी क्रम से, एव दातुम अद्भुता क्षमता आसीत, यानी जिस प्रकार वो लगातार एक साथ में, ठीक है, लगभग एक साथ के अंदर 100 प्रश्नों को सुनते थे, उसके बाद में उन सभी प्रश्नों को बिना व्यवधान के लगातार उनका उत्तर उसी क्रम में देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। मतलब हमने उनसे 100 प्रश्न पूछे, उसके बाद में उन्होंने उनको सुना अच्छे से ढंग से, उसके बाद में उन्होंने 100 प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम से दिया जिस क्रम से हमने प्रश्न पूछे। तो ऐसी क्षमता हर किसी में होती नहीं है, इसको अद्भुत क्षमता कह सकते हैं। बहुत ही अद्वितीय क्षमता थी ये। तो आप समझ गए होंगे। तो 100 प्रश्नों को अविच्छिन्न काल यानी बिना विच्छिन्न समय के, व्यवधान के, बिना व्यवधान के एक बार में ही सुनकर के उनका उत्तर उसी क्रम से देने में एक समर्थ थे या देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। इसीलिए शतावधानिक घटिका शतकम इत्यादि भी उपाधि भी विभूषिता, इसीलिए वह शतावधानिक और घटिका शतकम इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित हुए। तो यहाँ पर 2 का नाम याद रखना है, शतावधानिक और घटिका शतकम इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुए। ठीक है, अब क्यों है ये उपाधि उनको मिली है तो आपको पता ही है। घटिका शतकम तो आपको पता है कि लगभग एक घटी के अंदर 100 वो रचनाएं कर सकते थे श्लोकों की। इसके अलावा 100 प्रश्नों का उत्तर एक साथ उसी क्रम में दे सकते थे, इसलिए शतावधानिक इसलिए उनको ये उपाधियां दी गई हैं बच्चों। तो ऐसे करके हम यहाँ पर जान चुके हैं कि कौन कौन सी उपाधियों से उन्हें विभूषित किया गया और क्या विशेष उनसे संबंधित था। आगे देखते हैं। स्वजीवनस्य अल्पकाले यानी केवलम 52 वर्ष काले व्यास महोदयेन संस्कृतम बहुपकृतम, कहते हैं कि अपने जीवन के अल्पकाल में ही व्यास महोदय के द्वारा संस्कृतम बहुपकृतम यानी संस्कृत को बहुत उपकृत किया गया। ठीक है, संस्कृत की उन्होंने बहुत सेवा करी इस छोटे से अल्पकाल में। ठीक है, यानी कि केवलम 52 वर्ष काले, 52 वर्ष के समय में। ठीक है, ये इसमें मतलब हो जाता है। अब आगे लिखते हैं। शिवराज विजय रचनाया, शिवराज विजय रचनाया से गद्य साहित्याकाशे सुबंधु दंडी बाण भट्ट आदीनां कवीनां पंक्त्यौ विराजमानः भवति। मतलब शिवराज विजय रचनाया, रचना से, शिवराज विजय रचना से वह गद्य साहित्य आकाश में, गद्य रूपी साहित्य के आकाश में सुबंधु दंडी बाणभट्ट आदि कवियों की पंक्ति में विराजमानः भवति, विराजमान होते हैं वो। ठीक है, यानी उनकी जो बड़े बड़े हमारे कवि हैं उनकी पंक्ति में विराजमान होते हैं वो। कौन? अंबिका दत्त व्यास जी। आगे लिखते हैं। शिवराज विजय वर्णिता कथा यद्यपि ऐतिहासिक प्रधाना तथापि अंबिका दत्त व्यासेन स्वप्रतिभया कल्पनया च
उच्च कोटि साहित्यिकतया विभूषिता। मतलब शिवराज विजय में वर्णित कथा यद्यपि ऐतिहासिक प्रधान है, फिर भी अंबिका दत्त व्यास के द्वारा अपनी प्रतिभा के माध्यम से और कल्पना के माध्यम से उच्च कोटि साहित्यिकतया यानी उच्च कोटि की साहित्यिक से यानी उच्च कोटि के साहित्य के द्वारा उसको विभूषित किया गया है, यानी उसको उच्च कोटि के साहित्य से विभूषित कर दिया, ये इसका मतलब है। ठीक है, दोबारा सुन सकते हैं। शिवराज विजय में वर्णित कथा यद्यपि ऐतिहासिक प्रधान है, तथापि अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा और कल्पना के माध्यम से उच्च कोटि की साहित्य से उसको विभूषित किया, ये इसका मतलब है बच्चों। यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे और क्या खास है इनके ग्रंथ के विषय में और इनके विषय में। लिखते हैं, अत्र कथावस्तु संघटना प्राच्य पाश्चात्योः शिल्प विधानेन समन्वितः अस्ति। कहते हैं कि यहाँ पर कथावस्तु संघटना प्राच्य पाश्चात्योः शिल्प विधानेन समन्वितः अस्ति, यानी यहाँ जो कथा वस्तु है वो प्राच्य और पाश्चात्य शिल्प विधा से समन्वित है, यानी प्राच्य और पाश्चात्य जो शिल्प है, शिल्प विधा है, ठीक है, उससे समन्वित है ये कथा वस्तु। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है अत्र कथा द्वयम समान रूपेण चलती। कहते हैं कि यहाँ पर दो कथाएं समान रूप से चलती हैं। कितनी कथाएं चलती हैं? दो कथाएं यहाँ पर समान रूप से चलती, यानी समान रूप से चलती हैं। आगे हम जानेंगे कौन कौन सी कथा हैं और क्या उनमें कथा है। आगे लिखते हैं, एकस्या कथायाः नायकः वीर शिवाजी अस्ति, अपरस्य च नायकः रघुवीर सिंह अस्ति। कहते हैं कि एक कथा के नायक वीर शिवाजी हैं और दूसरी कथा के नायक रघुवीर सिंह हैं। ऐसे करके दो कथाएं यहाँ पर वर्णित हैं। आगे लिखते हैं, कथा द्वयम परस्परम पूरकम अन्योनाश्रितम चास्ति, यानी कथा परस्पर एक दूसरे पर अन्योनाश्रित हैं, यानी एक दूसरे पर पूरक हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से जॉइंट हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कथाएं। दोनों की दोनों कथाएं एक दूसरे से समन्वित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे लिखते हैं, शिवराज विजयस्य संपूर्णा कथा त्रिषु निश्वासेषु अस्ति, यानी शिवराज विजय जो कथा है वो संपूर्ण कथा, शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 निश्वासों में विभक्त है, यानी 3 निश्वासों के अंदर वो बटी हुई है। ठीक है, शिवराज विजय से संपूर्ण कथा त्रिषु निश्वासेषु अस्ति, 3 निश्वासों में है, ये यहाँ पर इसका मतलब है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही पर्याप्त है। आज हमने इसमें जाने बहुत ही आपको बहुत सारी बातें हमने बताई, बहुत सारे फैक्ट हमने आपको बताए, और इसके बाद में अगले वीडियो में इसमें जो भी बचा मैटर है वो पूरा का पूरा आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा लौकिक साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, वो सारे के सारे PDF में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो फटाफट चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, और एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली। मिलेंगे पुनः अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।